मनोविज्ञान की एक प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। व्यवहारवाद, संज्ञावाद, रचनावाद और ज्ञानवाद। इसका ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रचनावाद। जी हाँ, क्योंकि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण कर रहे हैं तो वो रचना कर रहे हैं एक तरीके का। व्यवहारवाद, जब किसी के आप संपर्क में आते हैं उसको व्यवहार के देख करके उसकी चीज़ों को सीखते हैं तो वह व्यवहारवाद हो गया। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास बहुत छोटा है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास बहुत छोटा है। यह कथन किसका है? वुंट का, एबिंगहास का, पेस्टोलॉजी का या फिर रूसो का? एबिंगहास का। जी, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग नहीं है। संवेग क्या नहीं भाई? चिंता, क्रोध, भय और अपनापन में से संवेग कौन सा नहीं है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अपनापन। चिंता, क्रोध, भय ये सब आपके जो है संवेग हैं। भाषा का निर्माण होता है शब्द चित्रों से, व्यवहारिक वाक्यों से, ध्वनि प्रतीकों से, भाव व्यंजनाओं से। तो भाषा का निर्माण होता है ध्वनि प्रतीकों से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट आंसर होगा। जैसे आपने कोई शब्द, कोई भाषा या किसी अक्षर का उच्चारण, जैसे अ, फिर आपने बोला अ तो आपने लिखा भी अ, आपने बोला क तो आपने लिखा भी क, तो क एक प्रतीक है। अब क, इसी तरह आपने म बोला, ल बोला, तो क, म ये अक्षर हैं, इनके प्रतीक हैं। कैसे बनते हैं ये अक्षर? फिर इनसे एक शब्द बन गया कमल, फिर कमल एक शब्द बन गया, शब्द से वाक्य बनेंगे, वाक्यों से भाषा है या बोलियां हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। 1 वर्ष का बच्चा कितने शब्द बोल लेता है? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो जी हाँ, 1 वर्ष के बच्चे के शब्दकोश में 4 या 5 शब्द ही होते हैं। बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को, साइमन को, बीने को, स्पीयरमैन को। तो बीने को बुद्धि परीक्षणों का जनक या जन्मदाता कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शिक्षक के दायित्व निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए। शिक्षक के दायित्व निर्भर करते हैं वेतन पर, ज्ञान पर, समाज पर, परिवार पर। तो जी हाँ, वेतन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला शिक्षक के दायित्व पर। शिक्षक के बहुत गूढ़ ज्ञानी होने पर, बहुत परम विद्वान होने पर तभी वो शिक्षक बने, ऐसा नहीं। समाज पर, परिवार पर। तो जो शिक्षक के उत्तरदायित्व हैं वो समाज के प्रति है। तो सी, समाज पर, क्योंकि शिक्षक एक उत्तम नागरिक का निर्माण करता है और उत्तम नागरिकों से एक अच्छा समाज बनता है। 8वां, गांधी जी की अध्यक्षता में वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ? 1930 में, 1935 में, 1937 में या फिर 1947 में। तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा प्रस्तुत की थी। ये वह बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा का जो बात है कही जाती है, महात्मा गांधी ने जिसके सिद्धांत को दिया था वर्धा शिक्षा सम्मेलन में दिया था। यह शिक्षा सम्मेलन 1937 में हुआ था, जिसमें जाकिर हुसैन समिति ने इस योजना के प्रारूप को निर्मित किया था। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? प्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से या फिर अधिगम के सिद्धांत से? तो कोहलर, कोफ्का और वर्दिमर ये तीनों लोगों ने मिलकर गेस्टाल्टवाद दिया था, जिसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग हुआ था, है ना। तो ये अधिगम का सिद्धांत है। डी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म अधिक क्यों होता है? इसके 4 ऑप्शन हैं, तो आप लोग याद रख लीजिएगा इसका ऑप्शन कि लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म अधिक क्यों होता। तो आपको पता है लड़के लड़कियों का जन्म निर्धारण XY गुणसूत्रों के आधार पर होता है। Y गुणसूत्र लड़कों के जन्म के लिए उत्तरदायी है। इसके हल्का होने के कारण लड़कों का जन्म अधिक होता है। ठीक है, अच्छा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है।
किशोरों की आवाज़ में भारीपन आ जाता है, भाई क्यों आ जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि के सक्रिय हो जाने के कारण, थायराइड ग्रंथि के सक्रिय हो जाने के कारण, एड्रिनल ग्रंथि के सक्रिय हो जाने के कारण, या फिर पीनियल ग्रंथि के सक्रिय हो जाने के कारण। तो किशोरों की आवाज़ में भारीपन आ जाता है थायराइड ग्रंथि के सक्रिय हो जाने के कारण, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सृजनात्मकता अभिसारी चिंतन पर आधारित है, जबकि बुद्धि अभिसारी चिंतन। यह कथन सत्य है, असत्य है, कहा नहीं जा सकता। कुछ परिस्थितियों में सत्य है और कुछ परिस्थितियों में असत्य है। इसका सही ऑप्शन है कि यह कथन पूरी तरीके से सत्य है। सृजनात्मक अभिसारी चिंतन है, जबकि बुद्धि अभिसारी चिंतन है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ है पूरी तरीके से। डीएनए की खोज ... द्वारा की गई। मेंडल ने किया, अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने किया, या फिर मीशर ने किया, या सेवेरे ओकोआ ने किया। तो डीएनए की खोज बताइए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डीएनए की खोज मीशर ने किया, जबकि डीएनए की संरचना किसने दी थी अगर आपसे पूछे तो डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है, द्विगुणित होती है। डीएनए की संरचना देने का काम वाटसन एंड क्रिक ने किया था, है ना। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। सामीप्य अनुकूलन सिद्धांत के कौन प्रवर्तक हैं? तो सामीप्य अनुकूलन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं गुथरी। एडविन रे गुथरी जो है सामीप्य अनुकूलन का सिद्धांत दिए थे। क्वेश्चन नंबर 15, वह वक्र रेखा जिसमें समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में लगातार वृद्धि होती जाती है। तो चार बताइए वो कौन सी है? उन्नतोदर वक्र रेखा, नतोदर वक्र रेखा, मिश्रित वक्र रेखा और सरल वक्र रेखा। तो आपको पता है सरल रेखा बिल्कुल सीधी रेखा में जाती है, इस तरीके से जैसे एकदम सीधी रेखा में जाएगी। ऐसे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे अधिगम की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ती रहेगी, एकदम ऐसे सरल वक्र रेखा जाती है। उन्नतोदर वक्र रेखा क्या है? जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा ग्राफ गिरने लगे तो उन्नतोदर वक्र होता है। नतोदर वक्र क्या है? जब समय के साथ अधिगम की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही हो तो नतोदर वक्र रेखा है। और मिश्रित वक्र रेखा क्या होती है? जब अधिगम बढ़े फिर घटे फिर बढ़े फिर घटे, तो ऐसी वक्र रेखा होती है मिश्रित वक्र रेखा। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, समय के साथ अधिगम की मात्रा में वृद्धि हो रही है ना, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नतोदर वक्र रेखा। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, यानी किसको छोड़ करके सफल समावेशन में आवश्यकता होती है? तो अभिभावकों की भागीदारी समावेशन के लिए जरूरी है। क्षमता संवर्धन, बिल्कुल हम समावेशी बालक की क्षमता का संवर्धन करते हैं। समावेशी बालक के प्रति अन्य बालकों को संवेदनशील बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी में ये सब के सब सही है जिनकी ज़रूरत पड़ती है, सिवाय पृथककरण के। समावेशी बालक को हम समूह से पृथक नहीं कर सकते। तो 16वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17वां, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? कौन सी अक्षमता जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष। दृष्टि दोष जन्मजात नहीं होती, आपकी आंखें होती हैं, आगे चल के वो खराब हो सकती हैं। आपके कान हैं, श्रवण दोष, वो भी आगे चल के खराब हो सकते हैं। मंद बुद्धि, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, मंद बुद्धि। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा बुद्धिमान बहुत तेज बुद्धि वाला हो तो आगे चल के मंद बुद्धि का हो जाए। हाँ, तेज बुद्धि वाला है, आगे चल के कोई मानसिक तनाव आ गया, पागल हो जाए या फिर, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी बुद्धि मंद हो जाएगी। तो मंद बुद्धि जन्मजात होती है। बाकी जो दोष है वो उम्र के साथ आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके फोल्डिंग से आप क्या समझते हैं? अगर इस प्रश्न का आधार सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में हो तो इसके फोल्डिंग क्या भाई? पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, अनुरूपित शिक्षण, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, या वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग को इसके फोल्डिंग करते हैं। तो वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को ही इसके फोल्डिंग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 18वें का डी सही हो जाएगा। एक छात्र हार्ड स्टार्ट जंप टू इजी तकनीक को अपना रहा है। हार्ड स्टार्ट जंप टू इजी तकनीक को अपना रहा है तो क्या कर रहा होगा? सरल प्रश्नों को हल कर रहा होगा। तो हम सब जानते हैं कि हम सरल से कठिन प्रश्नों को हल करते हैं, या सिखाते समय पहले सरल प्रश्न दीजिए फिर कठिन प्रश्न दीजिए। लेकिन यहाँ पे लिखा है हार्ड स्टार्ट, यानी कठिन प्रश्नों से स्टार्ट कीजिए और जंप टू इजी, फिर सरल प्रश्नों की ओर जाइए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा?
बी ऑप्शन उदाहरण के आधार पर पहले प्रश्नों को हल कर रहा होगा। तीसरा, पहले कठिन प्रश्न किया होगा, सॉल्व नहीं हुआ होगा तो आसान प्रश्न किया होगा। इसका अर्थ तो यही निकल रहा है, हार्ड स्टार्ट, यानी कठिन प्रश्नों से स्टार्ट किया होगा, फिर आसान प्रश्नों को हल किया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या डी इनमें से कोई नहीं, सी ऑप्शन इसका सही होगा। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डॉट 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 भी कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? अभ्यास द्वारा सीखना नहीं, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना नहीं। बंडूरा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, ये भी पुरस्कार द्वारा सीखना, ये भी नहीं होगा। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखने को ही निरीक्षणात्मक अधिगम कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वायगोस्की के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वायगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। अवबोधन अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, उनके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो वायगोस्की हैं तो बिल्कुल उप समाज की तरफ जाइए। तो वायगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता भाई, उनके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता। 22वां, अधिगम नियोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? अधिगम नियोग्यता, तो जी हाँ, इस ऐसे बच्चों का निरीक्षण करना हो तो व्यक्ति केस अध्ययन नहीं, घटनावृत्त अध्ययन नहीं, व्यवहार रेटिंग नहीं, संरचित व्यवहार परक अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि इनका सामान्य तरीके से आप रेटिंग, व्यवहार रेटिंग में सामान्य बच्चों की रेटिंग इनकी नहीं कर सकते, इनके लिए स्पेशल रेटिंग करनी पड़ेगी। संरचित व्यवहार परक अवलोकन, इनका ऑप्शन नंबर डी होगा सही। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था, सबके लिए सीखने की विधि जो है उपयोगी है। यह ऑप्शन नंबर 23 में का डी सही होगा। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन से हैं? निद्रा, खेलना, प्रशंसा और क्रोध। तो जन्मजात अभिप्रेरक आपकी निद्रा है, ठीक ना, निद्रता आपकी ये प्रेरक। खेलना, प्रशंसा, क्रोध बाद में आप ग्रहण कर सकते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP कब अस्तित्व में आया था भाई? तो DPEP आपका आया है 1994 में। पर्यवेक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं भाई? ये सभी। 23वें सवाल का नेतृत्व, नियोजन, लचीलापन, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। काल्पनिक संवाद करिए, तदनुभूतिक संवाद करिए, अमूर्त संवाद करिए या गर्भीवृत। जब भी आप कक्षा में अपने बच्चों से संवाद स्थापित करिए तो आप केवल कल्पना के आधार पर संवाद नहीं कर सकते। अमूर्त यानी तर्क युक्त बातें आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो बच्चे ऊब जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। और बिना विवरण की बातें करेंगे तो भी नहीं सही होगा। आप अनुभूति के साथ उनके साथ शेयर करिए तो आपका संवाद प्रभावशाली होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तदनुभूतिक संवाद होना चाहिए। शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों के माध्यम से भेज रहा है, यानी शब्द और चित्र भेज रहा है और विद्यार्थियों को उन्हें समझने के लिए कह रहा है और पूछ रहा है भाई बताइए ये क्या है। प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों के माध्यम से भेजता है, विद्यार्थी वास्तव में हैं क्या हैं? एनकोडर्स हैं, डीकोडर्स हैं, एजिटेटर्स हैं, प्रोपेगेटर्स हैं। तो बच्चे क्या हैं? आपने कोड भेजा, एक तरीके से संकेत शब्द भेजा, आपने संदेश शब्द चित्र कुछ भेजा, बच्चे उसको डीकोड कर रहे हैं, यानी बच्चे क्या हो गए? डीकोडर्स हो गया। 28वें का बी सही है। किस समिति ने वर्धा योजना का प्रारूप तैयार किया? हार्टांग समिति, जाकिर हुसैन समिति, राधा कृष्णन समिति, अबुल कलाम समिति। तो 29वें का बी होगा, जाकिर हुसैन समिति। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी अपने विषय का गूढ़ ज्ञान। कोई बहुत विद्वान अध्यापक हो, अच्छे तरीके से अपनी बात नहीं बता पा रहा हो तो शिक्षा उसके लिए वह प्रभावशाली शिक्षक नहीं माना जाएगा। कम ज्ञान वाला हो, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां एक अध्यापक के पास ना हो, लेकिन अपनी बात तो उसकी संप्रेषण क्षमता अच्छी हो तो अध्यापक अच्छा माना जाता है। तो एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है भाई? विषय का गूढ़ ज्ञान, छात्र कल्याण की चिंता, प्रभावी नेतृत्व के गुण, ये सब तो है, लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है अच्छी संप्रेषण क्षमता। तो 30वें का बी। 30वें का क्या होगा आपका? 20। ये 30 प्रश्न थे जो कि बहुत ही अच्छे थे। आप इन प्रश्नों को जरूर दोहरा लीजिएगा। हम आपके लिए हर बार ऐसे ही मनोविज्ञान के अच्छे प्रश्न लेकर के आएंगे। कल हम आपके लिए 30 प्रश्न मनोविज्ञान के लेकर के आएंगे
और आप लोग सभी लोग तैयारियों में जुट जाए। एक बार फिर विनायक कंपटीशन क्लासेस आपकी तैयारी में आपका सहयोग करेगा। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों और साथियों, शुरू करते हैं